हिंदी, इसमें पीजी स्तर पर नई सब्जेक्ट का नया खोलने की आवश्यकता है, उसको खोले। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बालिका कॉलेज और में नहीं थी, भी आपने नवीन कॉलेज खोला है, तो उसके लिए भी धन्यवाद है। लेकिन इसका वित्तीय बजट, वित्तीय स्वीकृति नहीं है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा माननीय सभापति आपके माध्यम के द्वारा कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी जब रिप्लाई करें तो उसके लिए बजट आवंटित करें और इसकी ये भी बालिका कॉलेज को भी पीजी में क्रमोन्नत करें। माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र, मैंने पहले भी जब उच्च शिक्षा की बात आई थी तो भवरानी, बागरा, भादराजून, सियाणा, चांदराई में नवीन महाविद्यालय की आवश्यकता को लेकर चर्चा करी थी। मुझे विश्वास है कि संवेदनशील सरकार है माननीय भजन लाल जी सरकार साहब की, तो वो जरूर जो जिस प्रकार से मैंने पूर्व में बात रखी थी कि पूरे क्षेत्र में बच्चे 12वीं तक पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही है, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए कहीं न कहीं वहाँ पर हमारे क्षेत्र में जालोर में देखें तो एक कॉलेज है, गवर्नमेंट 2 कॉलेज है, और में एक अभी कॉलेज है, लेकिन आसपास 60 किलोमीटर तक दूर दूर तक कॉलेज नहीं है। तो ये जो मैंने बागरा, भवरानी, भादराजून, सियाणा, चांदराई में नवीन महाविद्यालय की आवश्यकता जाहिर की है, तो इसकी स्वीकृति देंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी विराजे हुए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार से मैंने देखा है कि आपने राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक भावनात्मक एक पेड़ माँ के नाम की एक घोषणा करी और पूरे देशवासियों ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने के लिए मतलब कि पूरी शक्ति के साथ में पूरे हर कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम लगाने का प्रयास किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब ने भी उसको बहुत अच्छी तरीके से कि राजस्थान हरियालो राजस्थान कैसे हो, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो जिन्होंने एक पेड़ माँ के नाम को हमें दिया, उसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने हरियालो राजस्थान की कल्पना करी। 10 करोड़ पौधे पहले वर्ष लगाए, दूसरे वर्ष 10.5 करोड़ लगाए। और मैं वही बता रहा हूँ, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप मेरे क्षेत्र बुद्धि में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ था, वहाँ एक साथ में 3000 पौधे लगाए थे और एक भी पौधा अगर मुरझा गया हो तो आना। और ऐसा एक जगह नहीं, मैं बामणिया जी आपको आमंत्रित करता हूँ, मेरे गुड़ा बालोताल में, मेरे आकोली में, मेरे बुद्धि में, मेरे रोडला में आकर देखिए, आपको लगेगा कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे खड़े हैं एक ऐतिहासिक आप आकर देखिए। मैं वास्तव में आपसे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वन एवं पर्यावरण मंत्री जी का, जिस प्रकार से प्रत्येक पंचायत पर, जिस प्रकार से माननीय सदस्य, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आपको कल वीडियो भी भेज दूंगा, आज ही लाके कल आपको वीडियो भी भेज दूंगा। आपको लगेगा कि वास्तव में एक प्रकार का ऐतिहासिक काम करने का काम करा है। मैं माननीय मंत्री जी का एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबके लिए जो एक पेड़ माँ के नाम लगाकर, और आपने जो हरियालो राजस्थान की कल्पना करके पूरे राजस्थान प्रदेश में बहुत अच्छी पहल करके हम सबको हरियालो राजस्थान की कल्पना की और आगे बढ़ा रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय वन नीति 1988 और राष्ट्रीय वन आयोग 2006 की अनुशंसा के अनुरूप राजस्थान में वानिकी स्नातक को सहायक वन संरक्षक ACF और क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO में वरीयता या आरक्षण दिया जाए। जो वानिकी में स्नातक कर रहा है माननीय मंत्री जी, उनको वरीयता नहीं देके अलग अलग, फिर आप क्या कर रहे हैं, उसमें इनको लेकर दूसरी सब्जेक्ट में जो करे हुए उनको आप ACF वगैरह ले लेते हैं, फिर उनको कोर्स करने के लिए पैसा भी सरकार का खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है। इसलिए जिन्होंने भी ये वानिकी में स्नातक की है उनको वरीयता देते हुए उनका सिलेक्शन किया जाए, जिससे आपका समय का और पैसा दोनों बचेगा और उसमें तकनीकी रूप से भी हमें आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मैं राज्य सरकार वन क्षेत्र को 33% बढ़ाने के लिए भी कृषि विश्वविद्यालय में प्रत्येक वानिकी महाविद्यालय की आवश्यकता है। मैं आपसे मांग करता हूं कि प्रत्येक वानिकी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित करने की वन विभाग अनुशंसा करे और तकनीकी पदों का सृजन करे, ऐसी मैं आपसे मांग करूंगा। जिस प्रकार से बजट में नमो वन की घोषणा हुई है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सनवाड़ा, आलावासी, हरजी, सवरछा, शाखरना, भादराजून में नमो वन स्थापित करें, जिससे मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि वास्तव में हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से आपने जो जिला स्तरीय कार्यक्रम भी रखे थे, अलग अलग हर पंचायत स्तर पर जो पेड़ पौधे लगाए, उसी प्रकार से उसी तर्ज पर हम और नमो वन को लगाना चाहते हैं और बहुत बड़ा
उसमें जैसे कि एक वन क्षेत्र बन जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और विधानसभा में सियाणा, बागरा और भादराजुड़ में नवीन हाईटेक नर्सरी की भी स्थापना करें, ऐसे आपसे निवेदन करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जयकिशन पटेल। माननीय सभापति महोदय, मुझे आज आपने मांग संख्या 20 मांग संख्या 30, 22 और 45 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका मेरी तरफ से और मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से खूब खूब आभार, जोहार, अभिनंदन करता हूं। 5 मिनट में अपनी बात पूरी करें। जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के ऊपर अत्यंत गंभीर विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जब जनजातीय उपयोजना क्षेत्र की बात आती है तो 1975 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। उस समय जब स्थापना की गई, उस समय आदिवासियों के उस क्षेत्र के लिए कल्याण कैसे हो, उसका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से कैसे विकास हो सके, साथ साथ आदिवासियों की भाषा, संस्कृति और कला को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए उपयोजना क्षेत्र का वहां पर स्थापना की गई। लेकिन आज हम बात करें तो उस क्षेत्र का बिल्कुल दरकिनार किया गया। अभी मैं वर्तमान सरकार की बात करूं, पूर्व के अंदर 1750 करोड़ रुपया की घोषणा की गई थी, लेकिन वहां पर आज की तारीख में 55-56% जो पैसा था वो खर्च किया गया। बाकी सारा पैसा विभाग खर्च ही नहीं कर पाया। वहां के क्षेत्र के लिए भी एक सोचने का विषय है। और मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र का जो पैसा है वो आदिवासियों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। अगर उसका गठन किया गया है तो वहां पर विकास के लिए भी कोई नई नीति और निर्माण होना चाहिए, यह मैं आपसे आशा अपेक्षा रखूंगा। साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि अभी पूर्व के अंदर जो सरकार थी, उन मंत्री जी के लिए वर्तमान में वो मंत्री साहब कह रहे हैं कि आपने नहीं किया, और वर्तमान सरकार के मंत्री जी कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने नहीं किया। अगर जनजातीय उपयोजना क्षेत्र है वो आदिवासियों के विकास के लिए उसका गठन किया गया है और उसके लिए प्रत्यक्ष से उसको पैसा आवंटित किया गया है, लेकिन अगर ये दोनों पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा के गली निकालना चाहते हैं तो आज वहां क्षेत्र की जनता देख रही है और आने वाले समय के अंदर वहां पर उनको जनता को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मैं साथ साथ एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के अंदर 2013 के अंदर एक अधिसूचना जारी हुई थी। उस अधिसूचना के माध्यम से वहां पर आदिवासियों के जो आरक्षण के साथ में, युवा बेरोजगारों के साथ में जो छेड़खानी हुई, उसका आज भी आदिवासी युवा वहां पर भुगत रहा है। 2018 के अंदर एक अधिसूचना जारी हुई। यह दोनों अधिसूचना आदिवासियों के लिए काला कानून साबित हुई। मैं कहना चाहूंगा कि उस अधिसूचना के अंदर संशोधन करते हुए वहां पर अभी वर्तमान में 45, 5 और 50% का आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन वहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की जनसंख्या 70% से ऊपर है। मैं कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र के अंदर जिसकी जनसंख्या 100% वहां पर मिलना चाहिए, ताकि जिन नेता लोगों ने वहां पर लड़ाने का काम किया है क्षेत्र की जनता वहां पर उनको जवाब दे। मैं साथ साथ कहना चाहूंगा कि यहां पर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ पूर्ण रूप से है, लेकिन अभी माननीय हमारे आहोर से आने वाले सदस्य बता रहे थे कि वहां पर आदिवासियों के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। मैं ठीक उसी तर्ज पर कुंभलगढ़ और खम्मनौर को अनुसूचित क्षेत्र के अंदर शामिल करने की मांग करता हूं। भीलवाड़ा का जो मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है जहां पर आदिवासी इलाका आता है, उसको भी शामिल करने की मांग करता हूं। साथ साथ नवीन जो भी सर्वे होगा उस सर्वे के अंदर आदिवासियों के लिए जहां जहां पर आदिवासी छूट रहे हैं उनको भी वो अनुसूचित उपयोजना क्षेत्र का लाभ मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा। साथ साथ मेरा कहना है माननीय सभापति महोदय कि वहां पर टीआईडीए के अंदर जो वादे किए गए थे उन वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया। वहां पर मैं मांग करना चाहूंगा कि लंबे समय से मांग रहे माँ बाड़ी में कार्यरत जो शिक्षक हैं उनको कैडर बनाकर स्थायी किया जाए। साथ साथ वहां पर जो शिक्षा कर्मी है, पैरा टीचर्स हैं, वो भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं, उनका भी एक स्थायीकरण संविधान नियम के अनुसार किया जाना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा। मैं हमारा उस क्षेत्र के अंदर उच्च शिक्षा की जो बात आ रही है, उच्च शिक्षा के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा
कि टीएडीए के माध्यम से वहां पर जो छात्रावास और खेल छात्रावास चलाए जा रहे हैं, उन छात्रावास के अंदर आज तक वहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और उनको जो बच्चों को फायदा नहीं मिल रहा है। फिर ऐसे में उस क्षेत्र का जो दलित आदिवासी बच्चा है वो आरएसआईएस के अंदर कैसे फाइट करेगा। मैं योजना की बात करूं तो छात्रवृत्ति 2021 से अभी तक की वहां के बच्चों को नहीं मिल रही है। उस छात्रवृत्ति को कब सरकार देगी है मैं सरकार से कहना चाहूंगा। अभी वर्तमान के अंदर 2024-25 के अंदर छात्रवृत्ति जीरो, स्कूटी योजना जीरो, महिला प्रोत्साहन राशि जीरो, गृह किराया जीरो, टीएडी हॉस्टल के अंदर जो खेल सामग्री जीरो। मैं माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा क्या इनको मंत्री बनाया है तो सरकार का जो पैसा है वो हमारा जनजातीय उपउन्नयन क्षेत्र के लिए पैसा मिलना चाहिए ताकि वहां पर आदिवासियों का विकास हो सके। अगर ऐसे ही हमारी उपेक्षा होती रही तो मैं माननीय हम सभापति महोदय कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी की तरफ से एक ही बोल रहे हैं और सभा अध्यक्ष महोदय ने हमको कहा है मैं यहाँ पर भी हमारी आवाज को नहीं दबाया जाए। मैं माननीय सभापति महोदय कहना चाहूंगा उच्च शिक्षा की बात आती है प्रदेश के अंदर बिहार की तर्ज पर राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षक भर्ती हम साथ में ग्रुप में की जाए, एसटी ओबीसी वर्ग के उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, उक्त अन्य एजेंसी से करवाई जाए ताकि कोई हस्तक्षेप न हो। साथ साथ में कुल गुरु के पद के लिए जनजातियों से आने वाले वर्ग से भी नियुक्त होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के अंदर आदिवासी संस्कृति इतिहास के माध्यम से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। साथ ही आदिवासियों की विरासत को बचाने के लिए कला केंद्र वहां पर खोला जाना चाहिए। निजी जितने वहां महाविद्यालय वहां पर संचालित हैं उनको डॉक्यूमेंट्री जांच की जाए और हो गया, टाइम हो गया, बताया जाए कि वहां पर जो आदिवासियों का बच्चा है उसको सही शिक्षण व्यवस्था मिल रही है कि नहीं मिल रही है। वहां पर निजी महाविद्यालय